हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली। सो आज जो है टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट आवर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड हमने जो हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर दैट इज ऑन सैटरडे व्हाट वी रेड दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 324 के अंदर, राइट। कहां पर मेंशन है ये? इट इज मेंशन अंडर योर Article 324. What kind of a body? Permanent constitutional body, right? किस किस के इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? टू द लोकसभा, बोथ द हाउसेस, राइट। देन टू द स्टेट लेजिस्लेचर्स, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर्स। उसके बाद में आपका ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सो इन 5 जगहों के ऊपर योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इट कंडक्ट्स द इलेक्शंस, ओके। वेयर एज जो आपकी पंचायत होती हैं, जो आपकी म्युनिसिपल बॉडीज होती हैं, उनके इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? द स्टेट इलेक्शन कमीशन, राइट। समझ में आ गई तीसरी बात आप लोगों को? और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या देखा था कि भाई हमारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके पावर्स क्या है, डिलिमिटेशन करवाती है वो, ठीक है। इट रिवाइजेस द इलेक्टोरल रोल्स, राइट। एंड ताकि हमें पता चले कि भाई हमारे इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो इलेक्टोरल कॉलेज है, राइट, जो हमारे यहाँ पर एलिजिबल इलेक्टोरल वोटर्स हैं वो कितने हैं, तो वो सब चीजें कौन देखता है? इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सब क्यों करती है? ताकि इंडिया में क्या हो सके? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, राइट। टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज सर्टेन पावर्स एंड फंक्शंस टू वर्क अपॉन, ठीक है। इतनी बात आप सब लोगों के समझ में आ गई। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल चीजें रिगार्डिंग आवर इलेक्शन कमीशन, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले हमारा ऐप है, सब लोगों को पता है। ऐप के ऊपर जाके फ्री क्लासेस सेक्शन के अंदर आपको क्लासेस के साथ साथ उनके अटैच्ड पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस उनसे रिलेटेड कुछ क्विज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ताकि आप लोग क्या हो सको, डबल प्रैक्टिस आपकी हो सके, डबल चेक आप हो सको। उसके अलावा हम लोग 22 फेब को 11 बजे सुबह वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ मॉक टेस्ट, आरएएस प्रीलिम्स का ऑफलाइन मॉक टेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं विद अ मिनिमम फी ऑफ ₹11। 11 रुपए में रजिस्टर करो, 22 फरवरी को आओ हमारे सेंटर के ऊपर, टेस्ट दो एंड यू विल योरसेल्फ सी आप कहां स्टैंड कर रहे हो और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आपको रीअलाइन करना है, रीस्ट्रक्चर करना है, एकदम सही डायरेक्शन में लेके जाना है, ठीक है। टेस्ट जो है वो कंप्लीटली आपका जो नया सिलेबस है, जो नया पैटर्न है उसके ऊपर बेस्ड है। ओएमआर शीट वाला आपका टेस्ट होने वाला है, काफी इंसाइटफुल टेस्ट होने वाला है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर कंटेंट टीम के डिजाइनर्स बैठे हैं उनको खुद को एग्जाम का बहुत एक्सपीरियंस है। दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस्ड इन आरएएस एग्जामिनेशन, so they have prepared, they have devised the paper according to that level only, okay, so do register yourself और हमारे जो आरएस ओनली के सेंटर पे आओ और 22 तारीख को टेस्ट लिखो और जानो कि वेयर यू आर स्टैंडिंग। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए हमने ये रखा है, बायलिंगुअल आपका पेपर रहेगा, दोनों मीडियम के बच्चे जो है ये टेस्ट अपीयर कर सकते हैं और हमारे यहाँ से कुछ सीख के जा सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? नाउ मूविंग ऑन, अब हमारे यहाँ पर जो है इंडिया के अंदर कभी भी कोई भी कमीशन बनता है या कभी भी किसी भी तरीके का पॉलिसी रिफॉर्म लेकर आने चाहती है ना अगर गवर्नमेंट, तो उनके लिए वेरियस कमिटीज बनाती है, ठीक है। टाइम टू टाइम उनको चेक करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को नापने के लिए देयर आर सर्टेन कमिटीज विच आर फॉर्म्ड, ताकि वो बॉडीज हैं, ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन ही हो गया हमारा, ये बॉडीज हैं, इनका जो काम करने का तरीका है वो क्या बना रहा है, एफिशिएंट बना रहा है, और हमारे लिए हम उसको और अच्छा बना सके, ठीक है। सो इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है, बहुत सारी कमिटीज का गठन हुआ, ठीक है। उसके अंदर आपकी सबसे पहली कमेटी थी तारकुंडे कमेटी। सबसे पहली कमेटी कौन सी थी आपकी? तारकुंडे कमेटी। कब बनी थी? 1974-1975 के अंदर ये पर्टिकुलर कमेटी आपकी जो है वो बनी थी
एंड इस कमेटी ने फॉर द फर्स्ट टाइम हमारी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए बहुत सारी चीजें क्या करी थी, सजेस्ट करी थी। मतलब एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सा इन्होंने क्या दिया था, सजेशन दिया था फॉर आर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अभी एक अनऑफिशियल कमेटी थी, किसने अपॉइंट करी थे इसको, जेपी नारायण ने। आफ्टर दैट इन 1990 दिनेश गोस्वामी कमेटी आई। कौन आया, दिनेश गोस्वामी कमेटी। इन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दिया, इन्होंने रिकमेंड किया दैट वी शुड यूज व्हाट, ईवीएम्स। ईवीएम्स क्या होती हैं आपकी, इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स, ठीक है। क्या होती हैं आपकी ईवीएम्स, इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स। तो इनकी रिकमेंडेशंस क्या थी कि भाई ये जो सबसे पहले तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस में क्या यूज करेंगे, अब से ईवीएम्स यूज करनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। और ये जो फ्रिवोलस कैंडिडेट्स होते हैं ना, इनको रिड्यूस करना चाहिए हमें। मतलब जो ऑथेंटिक कैंडिडेट्स हैं सिर्फ उन्हीं को हमें, वी शुड इंश्योर दैट वी आर प्रोवाइडिंग व्हाट, वी आर प्रोवाइडिंग द election tickets to authentic candidates only and not to certain mischievous people who are just there to absorb the votes, जो सिर्फ वोट काटने के लिए बैठे हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। दो बातें हमें समझ में आई। नाउ इंद्रजीत गुप्ता कमेटी आई थी हमारी 1998 के अंदर। कब आई थी, 1998 के अंदर। अब इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने क्या बोला, दैट हमारे जो इलेक्शंस होते हैं उसमें भी क्या होनी चाहिए, स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। सो ही दैट कमेटी रिकमेंडेड व्हाट, दैट कमेटी रिकमेंडेड और फोकस्ड ऑन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, ओके। बिकॉज इलेक्शंस आपको पता है बहुत बड़ा प्रोसेस होता है और इस बहुत बड़े प्रोसेस के अंदर बहुत पैसा लगता है। इसीलिए गवर्नमेंट किस चीज के ऊपर आ रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, यस और नो। ये सारे टर्म्स जो है ना वो आपको करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ने को मिले होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी कुछ कुछ चीजें इसके अंदर से आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी जो थी उन्होंने क्या बोला, दैट इट फोकस्ड अपॉन द स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, ठीक। नाउ मूविंग ऑन हम लोग आ जाते हैं किसके ऊपर, एनसीआरडब्ल्यूसी के ऊपर। किसके ऊपर आ जाते हैं हम, एनसीआरडब्ल्यूसी। व्हाट इज एनसीआरडब्ल्यूसी? सो इट वाज द नेशनल कमीशन, इट वाज द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या था ये, नेशनल कमीशन to what, to review the working of constitution, ठीक है। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 324 में क्या आ रहा है हमारा, इलेक्शन कमीशन आ रहा है, राइट। तो उसके भी बहुत सारे जो है इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे। किसने हेड किया था इसको, इट वॉज हेडेड बाय एम.एन. वेंकटचलैया, ओके। एम.एन. वेंकटचलैया के बाद द्वारा ये हेड की गई थी एंड इट ऑल्सो रिकमेंडेड सर्टेन रिफॉर्म्स इन आर व्हाट, इन आर इलेक्टोरल सिस्टम। और सबसे मेजर चीज यहां पर क्या रिकमेंड हुई थी, द मेजर थिंग विच वॉज रिकमेंडेड हेयर वॉज टू प्रिवेंट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। देयर इज अ प्रोसेस ना, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं भी समझाती हूं 1 मिनट में। सो बेसिकली क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या होता है, जब ये क्या है, ये पॉलिटिक्स है, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज द एरिया ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। जब इस पॉलिटिकल एरिया के अंदर किसकी एंट्री होती है, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों की एंट्री होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब जब पार्टीज किन्हीं ऐसे लोगों को टिकट देती है जिनका क्या रहा है, क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है या उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अभी भी चल रही हैं, सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो एनसीआरडब्ल्यूसी की जो रिकमेंडेशन थी वो क्या थी
कि हमें प्रिवेंट करना है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। और अब एक और नया प्रोसेस क्या आ रहा है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। मतलब क्रिमिनल्स को क्या बना देते हैं हम, हमारा लोक देवता। मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो स्पॉट करती है कि भाई हाँ इनका क्रिमिनल वो रहा है, तो हम इनको पॉलिटिक्स में ले आते हैं ताकि इनका दबदबा भी बना रहे और इनके दबदबे से हमारी पार्टी के पास में वोट्स भी आ जाए। तो ये भी एक बहुत प्रोसेस जो है अभी प्रेवलेंट चल रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन अदर कंट्रीज एज वेल। अगर आप लोग न्यूज फॉलो करते होंगे, सो देयर आर सर्टेन थिंग्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड and those are very concerning things, but we are not here to discuss all of those things. अभी हमें सिर्फ हमारे प्रीलिम्स के ऊपर स्टिक करके चलना है। But I was just explaining you the process कि क्या होता है भाई ये criminalization of politics। Then आपकी लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स आई थी, 170th और 255th जो रिपोर्ट थी, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स जो है इलेक्टोरल लॉज जो है हमारे उसको सजेस्ट किए थे। आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, बस इन कमिटीज का नाम याद रखना है, ठीक है, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना है, प्लस आपको इनके जो मेजर इन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी, ठीक है, जो इन्होंने क्या दी थी, आपकी मेजर रिकमेंडेशंस दी थी, बस वो चीज याद रखनी है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी सी बात। नाउ आगे चलते हैं हम। अब की रिफॉर्म्स जो इन्होंने कमिटीज ने रिकमेंडेशंस दी, ठीक है, अब गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्ट तो करेगी ना, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स भी आए हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर। सबसे पहला रिफॉर्म कब आया आपका, 1988 के अंदर। 1988 के अंदर क्या रिफॉर्म आया, हमने क्या किया, हमने जो है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से वोटिंग एज जो पहले 21 इयर्स थी उसको रिड्यूस करके क्या कर दिया, 18 इयर्स कर दिया। हमारे यहाँ पर क्या प्रोसीजर है, वी हैव अ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, यस और नो। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट है 18 साल से ऊपर का इंसान जो है वो वोट कर सकता है। पहले ये 18 साल कितने थे, 21 साल थे, ठीक है, 21 साल को रिड्यूस करके 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको क्या कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया। अब कब से इफेक्टिव हुआ ये, 1989 से ये इफेक्टिव हो गया। अब जो है 18 साल या 18 साल से ऊपर का अगर कोई भी इंसान है तो वो वोट कर सकता है। कब से, 1988 से। देन इन 1988 में ये रिफॉर्म आया। फिर 1989 के अंदर हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, हमने ईवीएम्स इंट्रोड्यूस कर दी, इंट्रोडक्शन ऑफ ईवीएम्स। किसके रिकमेंडेशन के ऊपर आई थी ये, हमने देखा था अभी, दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर हमने 1989-1990 के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर। ठीक है, फर्स्ट कहां पर यूज हुई है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ राजस्थान, एमपी एंड दिल्ली इन 1998। ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को ये बात, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। देन इन 1993 हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, ईपिक, ठीक है, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स टू चेक व्हाट बोगस वोटिंग। कि भाई पहले क्या होता था, फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं होते थे, सिर्फ क्या होते थे, आपके वोटर आईडी कार्ड्स होते थे, तो उससे बोगस वोटिंग्स भी हो जाती थी, कोई और आके किसी और की जगह वोट देके चला गया। तो उस चीज को चेक में रखने के लिए हम क्या इंट्रोड्यूस हुए आपके, ईपिक्स, द इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स। आप लोगों ने अभी आपका एसआईआर रिवीजन जब हो रहा है तो उसके अंदर एक चीज देखी होगी, दैट वाज योर ईपिक नंबर। आपके पेरेंट्स जो भी हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, उनका ईपिक नंबर आपके रेफरेंस वाले उसके अंदर जा रहा होगा, राइट, कि भाई मेरा नाम ये है, ठीक है, ये मेरा, आपका ईपिक नंबर नहीं भी है फॉर सपोज, या फिर आपका ईपिक नंबर है, और फिर आपके जो पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट है जिनका आप रेफरेंस वहां पर दे रहे हो कि भाई ये मेरे से रिलेटेड है और ये मेरे फादर है, फादर का ईपिक नंबर ये है। तो जो ईपिक नंबर था ये कब से लागू हुआ आपका, 1993 से लागू हुआ, राइट। देन 2003 के अंदर क्रिमिनल डिस्क्लोजर्स रिकमेंडेशन आई थी ना, किसकी आई थी, आपकी एनसीआरडब्ल्यूसी की रिकमेंडेशंस आई थी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। तो 2003 के अंदर क्या वो आया
कि भाई क्रिमिनल डिस्क्लोजर करना है आपको, कि अगर आपके खिलाफ किसी भी तरीके की कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हुई हैं, कोई क्रिमिनल केसेस हुए हैं, तो उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा बिफोर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शंस। उसके अलावा आपको और क्या एफिडेविट देना पड़ेगा, आपके जो एसेट्स है, आपके पास क्या लाइबिलिटीज है, और आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, ये सब चीजें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी बिफोर कॉन्टेस्टिंग एन इलेक्शन। अंडरस्टूड? देन इन 2003 ओनली देयर वाज वन मोर थिंग, राज्यसभा के रिफॉर्म्स आ गए थे यहाँ पर। राज्यसभा में क्या रिफॉर्म्स आए? removed domicile requirement for candidates and introduced open ballot system to curb cross voting। मतलब अब ऐसा नहीं था कि डोमिसाइल के हिसाब से वोटिंग होगी, बट देयर वाज अ ओपन बैलेट सिस्टम। ठीक है, ओपन बैलेट सिस्टम जो है राज्यसभा के अंदर वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था फॉर द वोटिंग ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। समझ में आ गई बात? नाउ आगे चलते हैं हम, ये सारे की रिफॉर्म समझ में आए आप लोगों को? नाउ अब मॉडर्न रिफॉर्म्स क्या क्या है यहाँ पर, ठीक है, मॉडर्न रिफॉर्म्स क्या क्या है। सबसे पहला मॉडर्न रिफॉर्म आया एग्जिट पोल से रिलेटेड। तो क्या होता था ना कि भाई वोटिंग तो अभी चल रही है, फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है वोटिंग कंप्लीट हो गई है, बट उसी स्टेट के किसी और एरिया के अंदर अभी भी वोटिंग चल रही है। ठीक है, तो न्यूज चैनल्स के ऊपर एग्जिट पोल्स अनाउंस होते थे, है ना, और एग्जिट पोल्स के अंदर जिस पार्टी को ज्यादा वोट्स मिल रहे होते थे, फिर लोग सोचते थे जो अभी अब वोट करने वाले हैं, वो लोग सोचते थे कि हम भी इसी पार्टी को वोट दे देते हैं, हम भी इसी के साथ में चले जाते हैं, राइट। तो एग्जिट पोल्स जो थे वो इलेक्शन से पहले अगर रिलीज हो रहे हैं तो वो क्या है, एक दिक्कत का विषय था। तो इसके लिए क्या रिफॉर्म आया, दैट प्रोहिबिशन ऑन कंडक्टिंग एग्जिट पोल और पब्लिशिंग रिजल्ट्स ड्यूरिंग द नोटिफाइड पोलिंग पीरियड। मतलब जो पोलिंग पीरियड नोटिफाई किया गया है, ठीक है, उसके अंदर ना तो कोई एग्जिट पोल लेगा, ना ही कोई रिजल्ट बताएगा। ठीक है, तो ये एक रिफॉर्म मेजर आया था 2009 के अंदर। देन योर नोटा, नोटा का मतलब क्या है, नन ऑफ द अबव, मतलब सारी पार्टीज के लोग कैंडिडेट्स वहां पर मेंशन होते हैं, और लास्ट में क्या होता है, नोटा, कि भाई इनमें से कोई भी, मैं नहीं चाहता कि इनमें से कोई भी मेरा रिप्रेजेंटेटिव बने। ठीक है, सो दिस इज व्हाट नोटा का ऑप्शन। कब आया आपका नोटा का ऑप्शन? 2013 के अंदर आया। अब इससे क्या पता चलता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ शोइंग डिसेंट। पहले क्या होता था, अगर वोट नहीं देना होता था ना लोगों को, कोई भी उनको वर्दी वो नहीं लगता था कैंडिडेट, तो वो जाते नहीं थे वोट देने के लिए, क्योंकि किसको वोट दें। बट देन 2013 के अंदर नोटा का एक ऑप्शन क्या हुआ, दिखाया गया। ठीक है, अब नोटा का ऑप्शन क्या प्रेजेंट करता है कि भाई लोगों के अंदर एक डिसेंट है। ठीक है, लोग जो है वो, हाँ, इनके जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनमें से किसी को भी अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, इससे क्या क्या चीजें इंश्योर हो रही हैं, इससे क्या चीजें इंश्योर हो रही हैं, that it is allowing the voters to reject all candidates while maintaining secrecy. It is allowing the voters to show their dissent and also maintaining the secrecy. अब अंदर जाने के बाद में किसको क्या पता चल रहा है कि किसने किसको वोट दिया, राइट। तो अंदर तो हम जा रहे, बट अगर हम घर से ही नहीं निकल रहे तो पता तो चल जाएगा ना कि भाई इस इंसान ने वोट नहीं दिया है। ठीक है, तो इस डिसेंट को और सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए नोटा का जो ऑप्शन है वो 2013 के अंदर इंडिया में लागू हुआ था। ठीक है, देन कम्स योर वीवीपैट, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। जैसे ही आप वोट दोगे वैसे ही एक पर्ची डिस्प्ले होगी वीवीपैट मशीन के अंदर, जिसमें आपने जिस पार्टी को वोट किया है उसके जो सिंबल है और वो सब चीजें वहां पर मेंशन होंगी। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2013 itself. So it allows what? It allows the voters to verify their vote on a printed slip for 7 seconds. 7 सेकंड तक आप वो प्रिंटेड स्लिप जो है वो देख सकते हो, ताकि आप श्योर हो जाओ कि मैंने जिस पार्टी का बटन दबाया है उसी पार्टी को मेरा वोट गया है। ठीक है, देन कम्स योर कैंडिडेट फोटोज। सिंस 2015 विद द पार्टी सिंबल्स, आपका जो कैंडिडेट जो उस पार्टी से खड़ा है उसकी भी फोटो वहां पर लगी होती है। कई बार क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए ये पर्टिकुलर स्टेप लिया गया था। सिंस 2015 बैलेट पेपर्स एंड ईवीएम्स कैरी द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट अलोंग विद द नेम एंड सिंबल ऑफ द पार्टी। ठीक है, समझ में आई थी बात। देन आधार लिंकिंग, अब ये तो बहुत ही मैंडेटरी हो गया है, यस और नो,
everywhere you need to link your Aadhaar, ठीक है. So in 2021 it enabled linking electoral rolls with the Aadhaar ecosystem to prevent what multiple enrollments. आधार कार्ड यूनिक होता है, आधार नंबर यूनिक होता है सबका, तो मल्टीपल एनरोलमेंट्स को नलिफाई करने के लिए, कम करने के लिए आधार से लिंक करना हमारे वोटर जो कार्ड्स हैं उनको शुरू कर दिया गया था. देन क्वालिफाइंग डेट्स एक्सपैंडेड फ्रॉम 1 डेट, दैट इज January 1 to 4 क्वालिफाइंग डेट्स, January 1, April 1, July 1, October 1 फॉर वोटर एनरोलमेंट. अब क्या होती है क्वालिफाइंग डेट्स? फॉर एग्जाम्पल मैं अभी 17 साल की हूं, ठीक है, आज डेट है 14 या आज डेट है 14 दिसंबर, ठीक है, आज क्या डेट है? टुडे इज 14th December एंड आई एम ऑफ हाउ मेनी इयर्स? आई एम ऑफ 17 years राइट नाउ. बट अब जनवरी के अंदर, मतलब आप ये देख लो 2 जनवरी को मेरा बर्थडे है और 2 जनवरी को मैं 18 साल की हो जाऊंगी, ठीक है. तो 2 जनवरी को अगर मेरा बर्थडे है और मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो वो क्या है, उसके अगले साल, उसी साल में आगे अगर अक्टूबर नवंबर में अगर इलेक्शंस होते हैं तो मैं एक एलिजिबल वोटर हूं, ठीक है. तो पहले क्या सिस्टम था कि भाई 1 जनवरी को हम लोग मीन्स मान के चलते थे कि भाई 1 जनवरी से, जैसे 1 जनवरी 2026 तक जो बच्चे 18 साल के हो गए उनको हम क्या मानेंगे? एलिजिबल वोटर्स मानेंगे. तो ये क्या थी? क्वालिफाइंग डेट क्या बना रखी थी उन्होंने? 1 जनवरी बना रखी थी. बट उसके बाद में क्या चेंजेस लेकर आए हम लोग? हमने क्या किया, हमने 1 जनवरी को क्वालिफाइंग डेट बनाया, फिर April 1 को भी क्वालिफाइंग डेट बना दिया कि भाई 1 April से लेकर 1 April तक जो 18 साल का है वो अब इस साल जो है वोट दे सकता है. फिर हमने यहां पर और एडिशन किया 1 जुलाई का और 1 अक्टूबर का. फॉर एग्जाम्पल अगर अगस्त के अंदर इलेक्शंस होंगे तो 1 जुलाई तक जो 18 साल का इंसान है वो एलिजिबल वोटर बन जाएगा. पहले क्या था? 1 जनवरी था. अब क्या कर दिया इसमें? 4 एडिशंस और कर दिए हैं क्वालिफाइंग डेट्स के, ठीक है. इतनी बात आई होप आप सब लोगों को समझ में आई होगी, राइट. मूविंग ऑन. अब हम आ जाते हैं करंट इशू के ऊपर, जो कि क्या है आपका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स. क्या होता है SIR? मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव अपडेटेशन कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफ योर इलेक्टोरल रोल्स, ठीक है. जो आपके इलेक्टोरल रोल्स हैं, जो आपका लिस्ट है, उसका एक बहुत एक्सटेंसिव सा अपडेटेशन हो रहा है. अब इस अपडेटेशन के अंदर जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा और जो एलिजिबल वोटर्स नहीं है उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो गई है, राइट, सो दैट वन पर्सन विल बी एक्सक्लूडेड. किसी ने अपना स्टेट चेंज कर लिया है, किसी ने अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज कर लिया है, तो उनको फिर उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हम लोग जो है इंक्लूड कर देंगे और यहां से हटा देंगे, ठीक है. तो इसलिए SIR जो है वो करा गया. SIR इज एन एक्सरसाइज टू कॉम्प्रिहेंसिवली अपडेट वोटर लिस्ट between general revision cycles, earlier reserved for specific conditions but now widely used. पहले सिर्फ specific conditions के लिए यूज किया जाता था, लेकिन अब all over India यूज किया जा रहा है. Updated roll list often requires submission of proof to remain registered. और अपडेट करने के लिए यहां पर आपको क्या देना पड़ेगा? आपका प्रूफ देना पड़ेगा that yes you belong to this particular constituency only. Okay? आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा. BLOs देखे हैं ना आपने, यस और नो? तो सारे BLOs क्या कर रहे हैं? बूथ लेवल ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं? आपका पूरा एक्सटेंसिव रिवीजन करवा रहे हैं ना, आपसे फॉर्म फिल करवा रहे हैं, राइट. सो अभी कंट्रोवर्सी क्या हुई है इसके अंदर? तो ये जो एक्सटेंशन ऑफ SIR था, ये नेशन वाइड यहां पर प्रोटेस्ट चले हैं, ठीक है. क्यों? क्योंकि इन SIR रिविजन्स के अंदर लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है. जो लोग जिंदा हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया है. इसी चक्कर के अंदर वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं, शी हरसेल्फ वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड शी हरसेल्फ फॉट एंड शी आल्सो टुक 50 पीपल, ओनली 50 पीपल who were declared dead in the SIR. SIR का जो रिवीजन था उसमें उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया था, बट दे वर स्टिल अलाइव. सो उन लोगों को लेकर शी वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड शी फॉट हर ओन केस. सो इस तरीके की डिस्क्रिपेंसीज हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं. तो इसलिए जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत
एफिशिएंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निकालना पड़ेगा, इसको बहुत एफिशिएंटली इसको रन करना पड़ेगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब भी मांगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, एंड द इलेक्शन कमीशन इज गिविंग इट्स आंसर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ योर व्हाट, ऑफ योर इलेक्टोरल रोल्स। आगे चलते हैं हम लोग। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्रिटिक किया है, दैट सुप्रीम कोर्ट हैज क्रिटिसाइज्ड ECI's AI based identification because AI is what, artificial intelligence है, right? It can have its own lacunas, it can have its own faults, वहां पर mistakes हो सकती है AI से। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को, इस स्टेप को, AI के यूज को क्या किया है, क्रिटिक किया है, एंड इट AI based identification of logical discrepancies, saying that it disregards the social and demographic realities and leads to erroneous voter flagging। ठीक है, कि भाई आप AI का यूज मत करो, ये जो ये ग्राउंड लेवल के ऊपर रियलिटीज है उसको नेग्लेक्ट करता है और एरर्स पैदा करता है हमारे वोटर फ्लैगिंग के अंदर। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? नाउ अब हम आ जाते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। ये पूरी कहानी आप लोगों ने देख ली, पूरी कहानी के अंदर आपको ECI समझ में आया होगा कि ECI के एग्जैक्ट काम क्या होते हैं, क्या चीजें से रिलेटेड हैं, किस तरीके से काम करता है, राइट? सो ऑल ऑफ दिस थिंग वी हैव कंप्लीटेड फॉर योर प्रीलिम्स। दिस इज मोर देन इनफ एज फार एज आई एम कंसर्न। एंड अब हम लोग देख लेते हैं, जो चीज मैंने बोली उसको हम लोग एज एन एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय टू कोर्सेज ऑफ एक्शन नंबर्ड 1 and 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब एक स्टेटमेंट दी गई है और उस स्टेटमेंट के 2 कोर्सेस ऑफ एक्शंस दिए गए हैं कि भाई अगर ये चीज हुई है तो इसके 2 आगे के एक्शनेबल चीजें क्या हो सकती हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या वो एक्शनेबल चीजें जो दी गई हैं वो सही है या नहीं है। सबसे पहले स्टेटमेंट देखो। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट क्या है? द स्टेटमेंट सेज दैट, जस्ट अ सेकेंड है ना, the statement says that there has been less voting in this Lok Sabha election as compared to previous Lok Sabha election। statement बहुत सिंपल है कि भाई इस लोक सभा इलेक्शन के अंदर पिछले बार से कम वोटिंग हुई है। ठीक है, अब कम वोटिंग हुई है तो क्या एक्शन ले सकती है सरकार? फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या दिया हुआ है? द इलेक्शन कमीशन शुड अनाउंस री इलेक्शन फॉर द लोक सभा। इज दिस अ वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन? नो। यस और नो? अगर कम वोटिंग हुई है तो हम री इलेक्शन थोड़ा ना अनाउंस कर देंगे, वापस से कम हो जाएगी, क्या कर लोगे आप, राइट? इलेक्शन कमीशन शुड कैंसिल द वोटिंग राइट्स ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट इन दिस लोकसभा इलेक्शन। मतलब अगर इस बार वोट नहीं किया तो उनके वोटिंग राइट्स कैंसिल कर दो। इज दिस समथिंग रीजनेबल? नो। तो दोनों कोर्स ऑफ एक्शंस क्या हैं आपके? गलत है। अगर यहां पर इसकी जगह क्या होता, that the government should take steps for creating awareness among people for their right to vote, so that would have been a good course of action, but these are what, these are very irrelevant, irrational course of actions। तो हमें इसको क्या कर देंगे, हम दोनों ऑप्शंस क्या हैं आपके? गलत है। सो क्या सही ऑप्शन होगा? do they follow? no, neither 1 nor 2 follows। A1 will be your correct answer। understood everyone? क्वेश्चन की डिमांड को समझो, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है वो समझो। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था ये, 1.33 मार्क्स आपको इजीली मिल सकते थे यहाँ पर। ये नो, इसके लिए तो कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आप लोग अपने एग्जाम में गलत ना करके आओ। आगे चलते हैं, हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं? द इंट्रोडक्शन ऑफ नोटा प्राइमरीली एम्स टू। नोटा का इंट्रोडक्शन क्या एम करता है? रिड्यूस इलेक्शन एक्सपेंडिचर? नो। Increase voter secrecy and expression of dissent? Absolutely correct। Improve voter turnout? No। Eliminate criminal candidates? No। सबसे मेजर काम क्या है, प्राइमरी काम क्या है? Increase the voter secrecy and the expression of dissent। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर, चलो ये तो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तारकुंडे कमेटी है, दिनेश गोस्वामी कमेटी है, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी है और NCRWC है।
डी का क्या होगा आपका, एनसीआरडब्ल्यूसी का, योर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। उसके बाद में इंद्रजीत गुप्ता कमेटी और दिनेश गोस्वामी, दिनेश गोस्वामी कमेटी आपकी ईवीएम से रिलेटेड है, राइट। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी आपकी स्टेट फंडिंग से रिलेटेड है, और तारकुंडे कमेटी वाज योर कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, राइट। तो ए का 4 है, बी का 2 है, सी का 1 है और डी का 3 है। So your option A is the correct option over here. आगे चल लेते हैं हम। The tenure of Chief Election Commissioner and Election Commissioners is 5 years or up to 60 years of age? No. 6 years or up to 65 years of age? Correct. 6 years or 62 years? नहीं. 5 years or 65 years? No. The correct option is 6 years or up to 65 years of age. So this is your correct option. I hope आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मन में कोई भी डाउट्स क्वेरीज है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताओ। एंड यू नो वी पीपल आर लीस्ट कंसर्न कि आपके कमेंट्स कितने सिली हैं या फिर आपकी जो डाउट्स या क्वेरीज है वो कितनी सिली हैं, क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक आप उस चीज को कभी सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, राइट। तो जो भी मन में दिक्कत है, डाउट्स है, यू कैन कंप्लीटली फ्रीली आस्क अस एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू पीपल आउट। प्लस अगर और कोई दिक्कत आ रही है आपको प्रिपरेशन में, तो आईएएस ओनली के साथ में आप एक काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके सो यू कैन बुक योरसेल्फ अ काउंसलिंग सेशन एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू पीपल आउट। अंटिल देन अच्छे से पढ़ो, अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपेयर करने लग जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।